So, Anshuman Vashisht, जी good सर। morning. So, you have completed your graduation in what year? सर मैंने वर्ष 2016 और 17 में अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया है। 2016-17 में ग्रेजुएशन जी कंप्लीट हुआ है आपका। जी। ओके, ठीक है। इस एलएलबी के पहले, लॉ लॉ डिग्री के पहले आपने क्या किया हुआ है? सर मैंने लॉ डिग्री से पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री ली हुई है, यानी मैंने अपना बीए किया हुआ है। अच्छा, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स क्यों नहीं करना चाहा? इस तरफ रुचि सर क्यों नहीं रही आपकी? जी सर। सर बिल्कुल ये बात सही है कि व्यक्ति एमए करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सर कि मेरा जो एक परिवेश रहा है प्रारंभ से ही, मुझे हम्म। सर उसमें एक न्यायिक सेवा के लिए प्रेरणा शुरू से मिलती रही है। हम्म। और सर मेरा जो आवास स्थान आप देखेंगे जैसे फॉर्म के हाँ, बिंदु ये नंबर ये 12 है। बात हमने देखी कि आपका आवास स्थान जो है वो न्यायाधीश आवास स्थान के सामने है, करौली, राजस्थान में। बहुत जी बढ़िया। बिल्कुल सर। करौली के विषय में कुछ विशेषताएं बताइए इस जगह की जहां से आप हैं। जी सर। सर करौली को राजस्थान का लघु वृंदावन कहते हैं, क्योंकि सर हम्म। यहाँ लगभग 300 से ज्यादा मंदिर हैं। सर हम्म। एक बहुत ही फेमस एक शक्तिपीठ भी यहाँ माँ दुर्गा की स्थित है, जिसे कैला देवी के नाम से जाना जाता है। हम्म। और सर इसके अलावा कैला देवी अभ्यारण्य भी बहुत प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और सर करौली का लाल पत्थर, जिससे हम्म। भारत की संसद जो अभी वर्तमान में है उसे पूरी बनाई गई। बहुत बढ़िया। तो मिस्टर वशिष्ठ, लॉ जी करने सर। के बाद आपके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी थी, आप लिटिगेशन में जा सकते थे, एडवोकेसी कर सकते थे। अच्छा, जैसे इसमें जी आपका रिकॉर्ड दिखा रहा है कि आपने पहले कई परीक्षाओं में भाग लिया है, जैसे 2016 में, जी 17 में, 18 जी में, और जी कभी मुख्य परीक्षा क्वालिफाइड नहीं हुआ, कभी प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो जी इस जी। मृग मरीचिका में, इस इतनी लंबी यात्रा में आने का क्या कारण है? सर इस यात्रा में आने का कारण बिल्कुल मेरे पास सर प्रैक्टिस का या एडवोकेसी का विकल्प था। और सर मैं उस विषय में मैंने एक बार सोचा भी था, लेकिन सर इसका जो मुख्य बिंदु रहा है मेरे लिए, वो सर ये रहा है कि न्यायिक सेवाओं की जो गरिमा और जो सर एक सम्मान है ना, इसने मुझे शुरू से आकर्षित किया है सर अपनी ओर। और हम्म। सर इसलिए मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन इस विषय में मिलता रहा। और सर मैंने जब इसके बारे में और जाना और समझा, तो मुझे हम्म। ऐसा लगा कि सर मैं जो एक न्यायाधीश के जो गुण होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को संबद्ध पाता हूँ। और सर ईमानदारी से मैं उस दिशा में काम कर सकता हूँ, इसलिए सर मैंने फिर इसको अपना एक करियर के रूप में चुना। जैसे पद प्रतिष्ठा की बात की आपने, तो प्रतिष्ठा जो होती है ये स्थानीय जी होती है, किंतु आप जी जी राजस्थान से मध्य प्रदेश की यात्रा तय कर रहे हैं, तो जी जी। ये प्रतिष्ठा को आप अस्थानीय बना के कैसे प्रतिष्ठा और गरिमा की बात करेंगे? बिल्कुल सर। सर मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ। सर मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल राजस्थान एक अलग राज्य है, मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है। लेकिन सर चूंकि आप मेरे जिले की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, भले ही सर वो भौगोलिक दृष्टि से ज्योग्राफिकल कंडीशन से सर राजस्थान की सीमा में आता है, लेकिन सर केवल चंबल का एक बीच में डिफरेंस है। बाकी सर वो बिल्कुल मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। तो सर एक खान पान, रहन सहन, स्तर, काफी चीजें सर, भाषा मध्य प्रदेश से मिलती हुई है। तो सर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मध्य प्रदेश मेरे लिए एक दूसरा राज्य है। पहली सर मैं एक ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। और सर दूसरी बात के तौर पर, मैंने मध्य प्रदेश के लिए सर ईमानदारी से और सतत प्रयास किए हैं। आप जैसे सर देखेंगे, वर्ष 2016 से जब मैंने एलएलबी समाप्त हुई, उसके बाद से मैं मध्य प्रदेश के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मिस्टर अंशुमन, आप सेट ऑफ कैसे परिभाषित करेंगे? सेट ऑफ के विषय में सर आप बात कर रहे हैं? हम्म। जी सेट ऑफ। जी। सर सेट ऑफ, जब वादी के धन संबंधी वाद में प्रतिवादी द्वारा एक सर निश्चित धनराशि की मांग की जाती है, उसी वाद में, तो सर इसको मुजरा कहा जाता है। और प्रतिवादी इसे वसूल करने का अधिकार आदेश 8 के नियम 6 के अंतर्गत रखता है। हम्म। हम्म। सर अगर हम इसको एक लाइन में सम अप कर दें, तो सर ये ऋणों की परस्पर विमुक्ति है या विमोचन है? आरोप को कैसे परिभाषित करेंगे? सर आरोप को सर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की बी में परिभाषित किया गया है। लेकिन सर मैं इसमें अपना एक पुट अपनी पूरी तरफ से बताना चाहूंगा, वो परिभाषा पूरी तरह संपूर्ण नहीं है। सर आरोप एक अभियुक्त व्यक्ति पर लगाया हुआ ऐसा लिखित दस्तावेज है, जिसमें वह पीड़ित के बारे में वह समय, स्थान, वस्तु, उसका पूरा ब्यौरा रहता है, जिससे उसे किए गए अपराध की पूरी सूचना मिल जाए। और सर ये एक से अधिक शीर्ष वाला हो। एक से अधिक शीर्ष वाला हो सकता है। जी जी।
अच्छा, ये बताइए कि कोई भी न्यायालय एक बार प्रोसेस जारी करने के बाद, समन या वारंट जारी करने के बाद इसको कैंसिल कर सकता है? सर अगर कोई न्यायालय समन या वारंट जारी करता है, मैं सर 1 मिनट का समय चाहूंगा थोड़ा सोचने के लिए। हम्म। जी जी सर, वो आदेश का को रद्द कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि इस विषय समन या में कोई वारंट जारी। प्रावधान, इस विषय में कोई प्रावधान, कोई विशेष प्रावधान? जी सर। ठीक है, ये बताएं कि यदि आपके न्यायालय में, मान लीजिए कि आप सिविल न्यायाधीश वर्ग 1 हैं और आपके जी न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया और आपको ऐसा लगता है कि आपका इस मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है, जी फिर भी क्षेत्राधिकार का निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों? जिस जी सर। विषय में आपके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, उस विषय का निर्णय आप कैसे ले रहे हैं? सर इस विषय में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। सर अगर ये कि कोई वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सर न्यायालय को ये लगता है कि वो उसको वाद पत्र को सुनने के लिए सक्षम नहीं है, तो सर वो उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में लौटा सकता है। आदेश 7 नियम किंतु प्रश्न ये है कि यदि वह न्यायाधीश इस मामले को सुनने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो इस प्रश्न का विचारण भी कैसे करेंगे कि उनके पास क्षेत्राधिकार है या नहीं है? सर जहां तक मैं इस बारे में अनुमान कर पा रहा हूँ, सर इस संदर्भ में उनकी अधिकारिता प्रत्येक न्यायालय को अपनी अधिकारिता की जानकारी होती है कि वो उसे सुनने के लिए सक्षम है या नहीं, या मामला उनकी क्षेत्र अधिकारिता में आता है या नहीं। तो इनहेरेंट सर उसी ज्यूरिसडिक्शन अनुसार है ये। ओके ओके, आप ये बताएं कि आप प्रथम वर्ग न्यायाधीश हैं और आपके सामने एक गैर जमानती मामला आया है। किन किन जी दशाओं में आप इस मामले में जमानत दे सकेंगे? सर इस बारे में प्रावधान धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता स्पष्ट करती है कि गैर जमानती अपराध में भी जमानत देने की शक्ति उस स्थिति में है। सर अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास की स्थिति में तो कोई जमानत का अधिकार है ही नहीं। लेकिन सर अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनधिक का अपराध कारित करता है, तो सर उस स्थिति में उसको जमानत दी जा सकती है। लेकिन सर अगर वो रोगी है, स्त्री है, बालक है, शारीरिक दशा से कमजोर व्यक्ति है, तो उसको हम जमानत दे सकते हैं। सर और अगर विचारण को सर 60 दिन के अंतर्गत पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उस स्थिति में सर उसका एक विचारण का एक आधार, जमानत का एक आधार बनता है, वहां भी जमानत दी जा सकती है। या सर न्यायालय को ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला ये बनना नहीं बताएं पाया कि जाए। यदि कोई भूमि स्वामी अपना भू जी राजस्व जमा नहीं करता है, तो क्या प्रक्रिया इस्तेमाल की जा सकती है और सर कहां अगर पर वो इसका प्रावधान है? जी सर, अगर सर कोई स्वामी अपना भू राजस्व जमा नहीं करता है, तो सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि धारा 60 के अंतर्गत, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत, कलेक्टर इसके अंतर्गत उसको भू राजस्व को वसूल कर सकता है। और अगर वो भू राजस्व नहीं देता है उस स्थिति में, तो सर उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। कोई विशेष प्रावधान है जहां पर अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर करने की बात की गई है? ऐसा कोई सेक्शन? जी सर, मैं सर अभी इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। रिवीजन के क्या आधार होते हैं? किन ग्राउंड्स पे रिवीजन किया जा सकता है? सर पुनरीक्षण के प्रमुख आधार तो यही होते हैं कि न्यायालय को अधिकारिता थी, उस न्यायालय ने उस अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है। न्यायालय को अधिकारिता उस मामले में नहीं थी, उस अधिकारिता का प्रयोग उसके द्वारा किया गया है। या हम्म। सर उसने न्यायालय के द्वारा एनएमएस शक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो धारा 115 सीपीसी के तहत ये आधार उपलब्ध होते हैं। हम्म। मान लीजिए कि आप प्रथम वर्ग न्यायाधीश हैं और आप एक जी बस में सर। यात्रा कर रहे हैं। जी बस के सर। मालिक ने बस को ओवर क्राउड किया हुआ है। आपके जी पास क्या शक्तियां हैं? सर, अगर ऐसी स्थिति मेरे सामने बनती है, तो मैं सर उसके लिए रैश ड्राइविंग के अंतर्गत उस पर कार्रवाई कर सकता हूँ कि वो उतावलेपन या उपेक्षा से भान तो हाँक ही रहा है। इसके साथ सेक्शन 279 रेड विथ सेक्शन, अगर सर उससे कोई क्षति भी कारित होती है तो स्थिति अलग है, अदरवाइज मैं 279 की कार्रवाई इस पर कर सकता हूँ। 279 की कार्यवाही कर सकते हैं यदि वो ओवर क्राउडेड बस चला रहा है तो। बिल्कुल सर। हम्म। जजमेंट क्या होता है? निर्णय से क्या समझते हैं? सर निर्णय न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से जब किसी बात को अवधारित किया जाता है,
तो डिग्री के अनुसार जो उसको एक आदेश पारित किया जाता है डिग्री के कहीं बाद में, तो सर कहीं परिभाषित किया गया है क्या निर्णय को? यू आर नॉट ऑडिबल। मैं सर क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा। सर इसको कहीं, सिविल प्रक्रिया जी जी हाँ, जी सर, सिविल प्रक्रिया संहिता में सर आदेश 20 स्पष्ट रूप से निर्णय के संदर्भ में प्रावधान करता है। सीआरपीसी में कहीं और कोई पैरेलल प्रोविजन है क्या? बिल्कुल सर, सीआरपीसी में निर्णय के संदर्भ में प्रावधान सर अध्याय 27 में धारा 353 के संदर्भ से स्टार्ट होते हैं। 353 या 354? सिर्फ 354 में निर्णय की अंतर वस्तु है, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, बताएं कि आप अपील को कैसे परिभाषित करेंगे? अपील क्या होती है? जी सर, वैसे सर अपील को कहीं भी किसी विधि ने परिभाषित तो नहीं किया है, हम्म लेकिन सर अपील को हम इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। सर अपील अपीलार्थी का एक वैधानिक अधिकार है जो उससे छीना नहीं जा सकता, और सर विधि ने उसको अधिकार प्रदान किया है कि हम्म जब सर जब जिस न्यायालय ने उसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की है या कोई आदेश दिया है, तो सर हम्म उससे उच्च न्यायालय में जिसके लिए भी वो उसके संदर्भ में अपील बता रखी है, वहां वो जाकर अपने इस अधिकार को प्रयोग कर सकता एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या समझते हैं? है। सर मैं इस बारे में माध्यम के हिसाब से थोड़ा इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप आर्टिकल 326। सर आर्टिकल 326, जी सर बिल्कुल, वयस्क मताधिकार के विषय में आप बात कर रहे हैं। हम्म सर वयस्क मताधिकार में स्थिति ये है कि सर भारत में 21 वर्ष से पहले इसकी स्थिति थी, लेकिन अब वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति सर वयस्क मताधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिन्होंने मेजोरिटी की जो एज है वो अटेंड कर ली। ओके। 61वां एक संविधान संशोधन सर इसमें एक महत्वपूर्ण रहा है। 61वां संविधान संशोधन, क्या परिवर्तन हुआ इससे? सर इसमें इसकी आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। कब किया गया ये संविधान संशोधन? सर 61वां संविधान संशोधन, मैं जहां तक अभी याद कर पा रहा हूँ, ये शायद सर वर्ष 91 के आसपास है, वैसे मैं इसके लिए पूरी तरह श्योर। 1989। अच्छा जी जी बता जी अच्छा बताएं कि आप मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस से क्या, रिट क्या होती है ये बताएं, रिट क्या होती है? बिल्कुल सर। सर रिट एक ऐसी याचिका है जिसको हम मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सामान्यतः जिसके विषय में प्रयोग करते हैं, हम्म और सर इसके विषय में प्रावधान हमें संविधान के अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। हम्म 32 में सर 5 तरीके की रिट टोटल बताई गई है, अच्छा, ये जिनको बताएं हम कि किसी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति के मौलिक जी सर। अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ही जाए या हाई कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इसे? सर इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ये अधिकार वैधानिक है, मतलब उसके व्यक्ति के डिस्क्रिशन पर है। वो चाहे तो सर अनुच्छेद 32 में जा सकता है, और चाहे तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता कहीं कोई प्रावधान ऐसा बता पाएंगे जहां पर ऐसी व्यवस्था हो कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हो, सीधा अपेक्स कोर्ट जा सकता हो? है। सर 32 एक इस संदर्भ में प्रावधान स्पष्ट करता है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है कि वो मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए जा सकता ओके, ठीक है। अ, किराया अधिनियम कब प्रवृत्त है। हुआ? जी मध्य प्रदेश सर किराया, किराएदारी अधिनियम। जी जी सर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 30 दिसंबर 1961 को प्रवर्तित हुआ था। पुनः पुनः बताएं, फिर से बताएं। सर 30 दिसंबर अच्छा, 1961 30th। को ओके, जी 30th जी डे ऑफ दिसंबर, 30th डे ऑफ जी दिसंबर। जी आरसीए के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, ये कहाँ पर प्रावधान है इस विषय में? सर आरसी के पास सिविल न्यायालय की शक्ति धारा 35 के अंतर्गत दी हुई है। 35? जी जी मैं श्योर? सर ये याद कर पा अच्छा। सर 34 या 35 में से एक है, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूज। हम्म एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया जी निर्धारित करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किस धारा में इसका प्रावधान है? सर किराया निर्धारित करने में सबसे पहले तो सर ये स्थिति देखी जानी चाहिए कि किराया मानक जो एक किराया बताया गया है धारा 7 के अंतर्गत उसके प्रावधानों के अनुकूल हो, और अगर उसमें कोई वृद्धि होती है तो वो धारा 8 के अंतर्गत उसको ध्यान में रखती हुई रख कर बढ़ाया जाए, या फिर उसी रूप में निर्धारित किया जाए।
तो सर धारा 7 और 8 की बात। स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसाइडिंग रेंट, ये किस सेक्शन में है? सर धारा 7 के अंतर्गत किराए को सुनिश्चित धारा करने की आप बात धारा कर। 10 क्या कहती है इस विषय में? सर धारा 10 आरसीई को पावर देती है कि वो स्टैंडर्ड रेंट को डिसाइड कर सकता है, और इंटरिम भी उसको एक शक्ति मिलती है कि वो अंतरिम तौर पे भी इसको डिसाइड कर सकता इंटरिम सेक्शन 10 में है कि सेक्शन 11 में है? है। सर इंटरिम सेक्शन 11 में दिया हुआ है। हम्म। एक प्रोविजनल रेंट होता है, प्रोविजनल जी रेंट डिसाइड करने की पावर किसके पास है? सर प्रोविजनल रेंट को, अगर मैं एक बार थोड़ा जो समझ पा रहा हूँ सर, मैं उसके बारे में एक अनुमान बताना चाहूंगा कि सर अगर न्यायालय को धारा 13 के अंतर्गत ये प्रतीत होता है कि किराए की राशि के बारे में विवाद है, तो सर वहां वो शायद प्रोविजनल रेंट की बात करते हैं 13 क्लोज 2 के अंतर्गत। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से क्या समझते हैं? सर आभासी विधायन सर ये स्थिति है कि सब जो विधायिका को वैसे तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सर वो विषय वस्तु के आधार पर और अन्य आधारों पर ये महसूस होता है कि वो उस सीमा को कई बार प्रवर्तित करती है और तब वो उस पर विधायन बनाती है, तो सर एक आभासी विधायन है, छद्म विधायन भी हम कहते हैं। कोई मामला याद आता है इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन? जी सर आभासी विधायन में मैं सर श्योर नहीं हूँ, लेकिन FN वलसारा का भी एक मामला था सर। और सर बंधक को कैसे परिभाषित करेंगे? बंधक क्या होता है? बंधक के बारे में प्रावधान से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में स्पष्ट किए गए हैं। सर बंधक एक तरीके से अगर हम इसको सरल शब्दों में समझे तो जब संपत्ति बंधक कर्ता द्वारा, बंधक मतलब सर एक ऋण के लिए या सर किसी ऋण के विमोचन के लिए दान को कैसे परिभाषित करेंगे? दान स्थिति वो है कि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को, जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा से और प्रतिफल के बिना जो एक अंतरण किया जाता है, वो सर एक दान की श्रेणी में धारा 122 के अंतर्गत आता है। ओके, मान लीजिए कि किसी वाद में वादी जो है वो प्रतिवादी जो प्रतिवादी का रिटन स्टेटमेंट है उसमें परिवर्तन करवाना चाहता है, किस ऑर्डर में, किस रूल में एप्लीकेशन करनी चाहिए? सिर्फ वादी प्रतिवादी के लिखित कथन में संशोधन करवाना चाह रहा है, सर आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत वो आवेदन कर सकता है। आदेश 6 नियम 17 जी जी कि 6 नियम 16? सर 6 नियम 16 में तो अभिवचनों को काट देने के संदर्भ में न्यायालय की शक्ति है। सर मैं आदेश 6 नियम 17 यहाँ पर अपनी स्थिति रखना चाहूंगा। जब आप स्वयं की प्लीडिंग में चेंज करना चाहते हैं तो आदेश 6 नियम 17, जब आप किसी और की प्लीडिंग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आदेश 6 नियम 16। वॉलेंट्री, अब लैंग्वेज का यहाँ पर थोड़ा सा बैरियर आ रहा है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अमेंडमेंट कहते हैं इसे। ऑर्डर 6 रूल 16, दिस इज इनवॉलेंट्री अमेंडमेंट। मैं थोड़ा समझने में सर मेरे को हो गया था कि मैं थोड़ा अच्छा, बताएं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट से क्या समझते हैं? सर रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में आदेश 1 नियम 8 में प्रावधान है सर, जहाँ कई एक रिप्रेजेंटेटिव सूट में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है क्या? सर रिप्रेजेंटेटिव सूट में कॉम्प्रोमाइज सामान्यतः नहीं किया जा सकता सर। आदेश 23 में इस संदर्भ में प्रावधान है। नहीं किया जा सकता कि किया जा सकता है? सर नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है न्यायालय की अनुमति से। असंयोजन और कुसंयोजन से क्या समझते हैं? सर असंयोजन और कुसंयोजन में सीधा सा एक तात्पर्य मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सर कुसंयोजन तो जिस पक्षकार को जोड़ा जाना नहीं था उस पक्षकार को गलत तौर पर जोड़ दिया गया है, तो सर वो कुसंयोजन होता है। और असंयोजन सर जिस पक्षकार को जोड़ा जाना चाहिए था वो पक्षकार जोड़ने से रह गया है, वो सर असंयोजन कहलाता है। कुसंयोजन और असंयोजन का निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कुसंयोजन असंयोजन की वजह से निर्णय जो है ये दूषित हो जाता है? सर इस संदर्भ में सर कुसंयोजन व असंयोजन के निर्णय की स्थिति पर वैसे तो सर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सर अगर आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन किया जाता है तो उससे निर्णय की स्थिति पर आवश्यक पक्षकार से क्या समझते हैं?
आवश्यक पक्षकार का सर क्या अर्थ है? सर आवश्यक पक्षकार से हम ये समझ सकते हैं कि जिस मामले में अंतिम निर्णय तक न्यायालय को पहुंचने को समर्थ होने के लिए जिन पक्षकारों की स्थिति आवश्यक है, जिससे वो बातों के विवादग्रस्त विषय को अवधारित कर सके, जिनके बिना वो विवादग्रस्त यानी तनकियों को सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसका सब्सटेंशियल कैसे क्वेश्चन पक्षकार। ऑफ लॉ क्या होता है? सब्सटेंशियल सर क्वेश्चन विधि ऑफ का लॉ। जी जी सर, विधि का सारभूत प्रश्न एक वैसा प्रश्न है जिसके बारे में सर मतलब जो स्थिति है वो अभी तक क्लियर नहीं है, और उस प्रश्न में किसी पक्षकार के अधिकार और दायित्वों के संबंध में सर अधिक स्थिति है, जहां तक मैं इस बारे में समझ पा रहा हूँ। तो सर वो वेयर विधि का द प्रश्न। पब्लिक राइट इज इन क्वेश्चन, चुन्नीलाल मेहता का एक 1966 का मामला है, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने जी कहा कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें पब्लिक नेचर क्वेश्चन इन्वॉल्व है, या फिर कोई भी जी ऐसा मामला जिसमें दो अलग अलग न्यायालयों की राय विभिन्न है, ये सारे मामले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माने जा सकते हैं। जी सेकंड सर। अपील के विषय में कहाँ प्रावधान है? सर द्वितीय अपील के संबंध में प्रावधान प्रावधान धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं। ओके। मान लीजिए कि आप न्यायाधीश वर्ग 2 हैं और आपकी प्रोबेशन अवधि खत्म होने से पहले हाई कोर्ट आपको निष्कासित कर देती है, आप क्या जी करेंगे? सर, इस संदर्भ में स्थिति ये होनी चाहिए कि मेरा निष्कासन किन आधारों पर हुआ है। अगर सर वो आधार वैध है तो उच्च न्यायालय के पास बिल्कुल ये शक्ति है। और सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि उन आधारों का सही तरीके से समझा नहीं गया है, तो उस स्थिति में सर फिर मैं अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करूँ। क्या अधिकार है आपके? सर मैं उस संदर्भ में उच्च न्यायालय या सर उच्चतम न्यायालय में रिट अधिकारता के अंतर्गत अपना अधिकार प्रयोग कर सकता हूँ। सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं क्या इस विषय में? सर जहां तक मेरा अवलोकन है सर, सिविल सूट इस विषय में संस्थित नहीं किया जाना चाहिए। किया जा सकता है। जी सर। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में सिविल जज की परीक्षा जो है, वर्ग न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। नहीं सर, इसको सर राजस्थान उच्च न्यायालय ही कंडक्ट करा रहा है वर्ष 2013 से। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि कुछ जगहों पर ये एग्जाम जो है वो पीएससी कंडक्ट करवाता है और कुछ जगहों पर हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है? सर अगर इसको हम वैसे देखें तो संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत तो सर अनुच्छेद 234 के अंतर्गत ये हम्म शक्ति सर राज्य लोक सेवा आयोगों के पास है। लेकिन चूंकि सर हमारे यहाँ सेपरेशन का एक पावर एक स्थापित किया गया है, शक्तियों का विभाजन अलग से बनाया गया है, तो सर अगर उच्च न्यायालय चाहे तो अपने जो संबंधित न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति वो कर सकता है। तो सर उस पर कोई रोक नहीं है। हम्म। तो जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है? ये आपको ऐसा सर नहीं लगता है कि आर्टिकल 50 का वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो होती तो राज्य के अंतर्गत है? जी सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय आर्टिकल 50 का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि सर हमारी नियुक्ति पर जहां तक मैं संदर्भ में जानकारी विदित कर पा रहा हूँ सर, ये राज्यपाल के हस्ताक्षर से ये नियुक्ति पुष्ट होती है। और सर हम्म। परीक्षा कराने का जहां तक विषय है तो सर उच्च न्यायालय अपने न्यायिक अधिकारियों के संदर्भ में एक संस्थान से परीक्षा आयोजित करवा सकता है सर इस संदर्भ में। मध्य प्रदेश आर्टिकल 50 का। भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अभी एक साइबर तहसील सिस्टम ऐड किया गया है, कहाँ पर है जी ये? जी कहाँ पर व्यवस्था है? सर, ये सर नवीन संशोधन से ऐड हुआ है, जिसके हम्म संबंध में प्रावधान सर धारा 13A के अंतर्गत ये जोड़ा गया है, साइबर तहसील। हम्म। मान लीजिए कि आप अपनी प्लीडिंग में परिवर्तन करवाना चाहते हैं और जी सर। पीठासीन अधिकारी ने इस परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया है, क्या क्या उपचार है? सर इस संदर्भ में अगर हमारा जो आवेदन है स्वीकार कर दिया गया है तो सर पुनरीक्षण करवाया जा सकता है, रिवीजन इसके अंतर्गत फाइल किया जा सकता क्या परिसीमा होती है पुनरीक्षण की? है। सर पुनरीक्षण की परिसीमा 90 दिन है सर। 90 दिन है। ओके। कोर्ट ऑफ सेशन जी जी जब डेथ सेंटेंस पास करता है, तो इस डेथ जी सेंटेंस के कंफर्मेशन के संदर्भ में क्या प्रावधान है? बिल्कुल सर, अगर सेशन न्यायालय अगर कोई भी डेथ सेंटेंस पारित करता है तो उसकी कंफर्मेशन सर सीआरपीसी की धारा
366 रेड बिट 368 के अंतर्गत सर उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, और उच्च न्यायालय के पास फिर ये शक्ति है कि वो उसको कंफर्म करे या सर बातिल करे। वाद को रिजेक्ट करने के, प्लेंट को रिजेक्ट करने के क्या क्या ग्राउंड होते हैं? सर बात को अगर रिजेक्ट करने का ग्राउंड आदेश 7 नियम 11 के अनुसार, सर अगर वो बात हेतु दर्शित नहीं कर रहा है तो सर उसको खारिज किया जा सकता है, या वो सम्यक स्टाम्प पत्र पर फाइल नहीं किया गया है और न्यायालय ने इसके संदर्भ में उसको विदित करते हुए भी वो उसने उस समय अवधि के भीतर उसको सम्यक स्टाम्प पर नहीं लिखा है, तो भी उस स्थिति में है। सर अगर वो परिसीमा द्वारा या अन्य ऐसी कारण से वर्जित है, तो उस स्थिति में उसको सर नामंजूर किया जा सकता है। 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है, तो वो भी सर एक कारण है। आदेश 7 नियम 9 की पालना नहीं आप हुई है तो न्यायाधीश वर्ग 1 हैं और बाजार से गुजर रहे हैं, और बाजार में आप जी देखते हैं कि 4 लोग एक जी व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या निर्णय जी लेंगे, क्या करेंगे? सर अगर ऐसी स्थिति मेरे संबंध में उत्पन्न होती है तो सर मैं उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करूंगा, और सर गिरफ्तार करके उसे पुलिस के पास में उसको हस्तांतरित करूंगा। ये मेरे पास सर शक्ति है इससे। क्या किस धारा में आप ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? सर इस संदर्भ में शक्ति जो धारा 44 के सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है, अगर सर मेरी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा अपराध है तो सर मैं उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार कर सकता हम्म। यदि किसी व्यक्ति पर आप जुर्माना अधिरोपित करते हैं और इस हूँ। व्यक्ति जी की सर। मृत्यु हो जाती है, तो जी जुर्माने की वसूली कैसे होगी? सर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सर जुर्माने की वसूली अ, उसकी संपत्ति से की जा सकती है सर। उसकी संपत्ति से की जा सकती है। हम्म। जी अच्छा, ये बताएं कि किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया गया और ये जी व्यक्ति जुर्माना चुकाने में विफल रहा और जी आपने इसे अतिरिक्त कारावास दे दिया, ये जी कारावास भुगत आया, इसके बाद भी जुर्माना नहीं चुकाया गया, क्या जुर्माने की राशि की वसूली के लिए आप वारंट जारी करेंगे? सर इसके संदर्भ में जो मुझे कारण याद आ पा रहा है अभी, सर धारा 421 के अंतर्गत इसमें एक विशेष कारण अगर मैं उस स्थिति में अपने अभिलिखित कर दूं तो सर फिर ये एक शक्ति मेरे पास बचती है कि मैं उससे उस चीज को वसूली कर सकता हूँ, अगर मैं विशेष कारण उसके लिए बता दूं। सर सामान्यतः अगर उसने कारावास भुगत लिया है तो फिर उसको छोड़। डबल जियो पार्टी से क्या समझते हैं? सर डबल जियो पार्टी से एक ही अपराध के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को एक बार विचारित किया जा सकता है, विचारित किया जा चुका है, तो सर दोबारा उसी अपराध के लिए उसको ना तो विचारित किया जाएगा और ना ही सर उसको दोबारा दोषित किया जाएगा उस मामले के लिए। ये सर डबल। इस संदर्भ में संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता में क्या भिन्नता है? सर दंड प्रक्रिया संहिता में और संविधान में इस संबंध में जो भिन्नता है, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर, संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अंतर्गत तो विचारण और सर दोष सिद्धि दोनों शब्द वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखे गए हैं, और सर धारा 300 सीआरपीसी के अंतर्गत इसमें सर उसको दोबारा विचारित या अभियोजित नहीं किया जाएगा, और सर आगे की स्थिति शायद सर इसमें स्पष्ट नहीं। पुनः दोहराएं, संविधान में क्या प्रावधान है? सर संविधान में ये प्रावधान लिखा गया है अनुच्छेद 20 क्लोज 2 के अंतर्गत कि सर उसको उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित और दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। ये हम्म। सर अनुच्छेद 20 2 की स्थिति है। जिसमें सर उसको और दोष धारा, जिसमें उसको दोष सिद्ध किया गया है या नहीं किया गया है? जिसमें सर उसको दोष सिद्ध किया गया है। हम्म। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? सर फंडामेंटल ड्यूटीज एक ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिनकी सर एक राज्य अपने नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसे कोई दांडिक प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में स्पष्ट नहीं किए गए, और सर ये अनुच्छेद 51 ए में स्पष्ट है। ओके। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर राज्य ने जी शिक्षा का दायित्व अपने साथ साथ बच्चों के माता पिता के साथ भी बांटा है, इस विषय में प्रावधान कहाँ है? सर इस विषय में प्रावधान अनुच्छेद 51 ए के खंड के यानी टै के अंतर्गत दिए गए हैं, जहाँ माता पिता पर भी ये या संरक्षक पर भी जिम्मेदारी डाली गई है कि सर वो अपने बच्चों को प्रतिपालकों को सर शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं। सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं? सर सिटीजनशिप सर राज्य का जैसे गठन ही सर 4 बिंदुओं पर होता है, उनमें से एक अनिवार्य तत्व है उसकी नागरिकता। तो सर अगर कोई व्यक्ति नागरिक राज्य के अंदर निवास कर रहा है और जो राज्य का व्यक्ति है तो सर उसको एक नागरिकता राज्य अपनी तरफ से देता है ताकि उसकी पहचान की जा सके,
और सर इसके संदर्भ में सुरक्षा कारणों से भी ये भौतिक अत्यंत सुसंगत प्रावधान है। और सर संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में इसको स्पष्ट किया गया है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सर सेक्युलरिज्म का मतलब मैं एक प्रत्यक्ष तौर पे जो समझ पाया हूँ, सर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सर राज्य की जो नजरिए में वो सारे धर्म बिल्कुल बराबर है और राज्य यहाँ तक तटस्थता का पालन करता है। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। इंटीग्रिटी एक वर्ड है, अखंडता, जी इसका जी क्या तात्पर्य है? सर इंटीग्रिटी का अर्थ ये है कि जो एक राज्य की अवधारणा है उसके अंतर्गत सर जो उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो सब एक ही भावनाओं से रहे। तो मतलब सर अखंडता को मैं अगर संक्षिप्त में बता पा रहा हूँ, जो अभी सोच पा रहा हूँ कि सर राष्ट्र खंडित ना हो, अलग अलग टुकड़ों में ना हो और सर प्रत्येक देशवासी में एक होने की भावना जीवंत रहे सर राष्ट्र की। ओके, अखंडता ही वो कारण है जिस वजह से आप राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म, ठीक है। ये बताएं कि आपका प्रारंभिक शिक्षा और आपकी विधि शिक्षा हिंदी माध्यम में रही है, किंतु जी भारत में उच्च जी न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इनके कार्य करने का साधन अंग्रेजी माध्यम है। इसमें आपको काफी समस्याएं सामने आएंगी, इस विषय में क्या सर, कहना मैं है? बहुत विनम्रता से ये अपना बिंदु रखना चाहता हूँ कि सर चूंकि अभी अधीनस्थ न्यायालयों की हमारी भाषा सर हिंदी है, तो सर उसमें तो मुझे काम करने में कोई मुझे लगता नहीं है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी महसूस होगी। और सर सीखने की प्रक्रिया एक सतत है सर। तो जिस समय तक सर मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं तब तक इस चीज को बिल्कुल अच्छी इंप्रूव कर चुका हूँ। हम्म, ठीक है। मेंस रिया से क्या समझते हैं? सर मेंसिरिया अपराध का एक आवश्यक तत्व है। हम्म सामान्यतः इसके बारे में ही कहा जाता है कि सर अगर हम्म अपराध है तो वहां पर दुराशय को जरूर ढूंढा जाना चाहिए। और सर किसी व्यक्ति जब कोई बुरी भावना से, क्योंकि सर किसी भी भावना से प्रेरित होकर अपराध किया जाता है, तो उसके पीछे हम्म, अगर सर वो भावनाएं कारित होती हैं जो सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती, तो सर ऐसा अपराध मेंसिरिया दुराशय की भावना में आता ओके। किसी व्यक्ति को यदि मात्र जुर्माने से दंडित किया गया हो है। तो जी सर। सजा का प्रकार क्या होना चाहिए और कितनी अधिकतम सजा दी जा सकती है ऐसे व्यक्ति को? सर अगर किसी व्यक्ति को मात्र जुर्माने से दंडित किया है तो सर सजा सादा कारावास से ही उसको दंडित किया जाना चाहिए। अधिकतम सीमा? और सर इसकी अधिकतम सीमा, मैं सर 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा, मैं थोड़ा उसको याद कर लूं। हम्म, ये बताएं कि किसी व्यक्ति को यदि आजीवन कारावास दिया गया है जी सर। तो राज्य सरकार के पास इस व्यक्ति के आजीवन कारावास को कितना न्यूनतम तक परिवर्तित करने की शक्ति है? बिल्कुल सर, राज्य सरकार सर ऐसी शक्ति रखती है, लेकिन सर यहाँ पर वो व्यक्ति वैसा व्यक्ति होगा जिसने मृत्यु और आजीवन कारावास के रूप में जिसमें एक सजा ना हो। उस स्थिति में सर उसकी जो दंडादेश की अवधि है उसको 14 वर्ष से कम अवधि के लिए वो कंप्यूट कर सकती है राज्य सरकार। हम्म और सर अगर उसने मृत्यु दंड एक दंड के रूप में स्थापित है तो सर उसको फिर 14 वर्ष वहां भुगतने होंगे, उसके बाद ही उसकी कम्यूटेशन की बात। तो इसका अर्थ हुआ कि न्यायालय किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे और राज्य सरकार इसे बदल कर 14 वर्ष से कम कुछ भी कर दे, ऐसा क्यों? 14 वर्ष से कम सर ऐसा क्यों? 20 वर्ष से कम सर क्यों नहीं? 25 वर्ष से कम क्यों नहीं? जी सर, पहले सर उत्तर के तौर पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की शक्ति वैवेकिक जरूर है, लेकिन सर वहां वो कुछ प्रावधान जरूर इस संदर्भ में देखती है। और सर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मारूराम बनाम भारत संघ के केस में इसको और अधिक स्पष्ट किया है, जहां उन्होंने सर इस स्थिति पर विशेष जोर डाला है कि सर जो 14 वर्ष की अवधि है उसको वैविकता से पालन किया जाना चाहिए, उसको डिस्क्रिशनरी केवल दुरुपयोग ना होना चाहिए। सर ये चीज मैं इस संदर्भ में आपको बता मान लीजिए कि आप प्रथम वर्ग न्यायाधीश हैं और आपके सामने जी एक सर। चोरी का मामला आया है। 20 वर्ष का बालक है और इस बालक ने एक साइकिल की चोरी करी है, क्या करेंगे? जी सर, अगर 20 वर्ष का बालक है तो सर मैं उसके खिलाफ धारा 379 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत चोरी के मुकदमे को दर्ज करते हुए सर कार्रवाई प्रारंभ करूँ। अगर ये चोरी सिद्ध हो जाती है तो क्या क्या दंड देंगे? सर चोरी सिद्ध हो जाती है तो उसमें 3 वर्ष तक का कारावास अधिकतम दिया हुआ है। अगर हम्म सर मैं इसमें अपने एक न्यायिक दृष्टिकोण से देखूं तो उसमें अगर सुधार की संभावनाओं की मुझे स्थिति लगती है
और ये लगता है कि वो नवयुवक है और पहला ही अपराधी है, तो सर मैं उसे परिवीक्षा का यहाँ लाभ दे सकता दे सकते हैं कि देंगे? हूँ। सर मैं मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में बात करूं तो मैं इसके बारे में सर दूंगा उसको ही लाभ। ओके, ठीक है, फाइन। तो योर प्रिपरेशन सीम्स फाइन मिस्टर वशिष्ठ। थोड़ा सा यहाँ पर जी सर। कन्वर्सेशन का इशू रहा, एज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज अरे टू सर मैं मीडियम्स। एक बात जरूर बीच में बोलूंगा, आपने हिंदी बहुत अच्छी बोली सर, मैंने पहली बार सुना है हमारे इतने कन्वर्सेशन में नहीं नहीं, आपकी मैं हिंदी मान गया एक्चुअली सर बहुत क्या। प्रयास कर रहा था, और थोड़ा सा ठीक मुझे अरे नहीं सर। लग रहा था कि ये हम्म, ठीक नहीं हो पा रहा है। हालांकि ओके, नहीं नहीं सर। लेट अस टॉक ऑन फीडबैक। मिस्टर जी वशिष्ठ, पूरे जी कन्वर्सेशन में ये जो बॉडी शेडिंग है, ये बॉडी शेडिंग इतना जी नहीं होना चाहिए। आप स्टिल बैठेंगे, आपके सामने जो न्यायाधीश होंगे वो बिल्कुल स्टिल बैठे रहेंगे, ठीक है? जी 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 एक एक दो जगह आप जोर से मुस्कुरा दिए, वो मुस्कुराना नहीं है। जी 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 जी, ठीक है किसी भी सर। ऐसे प्रश्न में जिसमें जब आप उत्तर दे रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें बोलना है, जैसे आप जी बोलना चाह रहे हैं महिला, पुरुष, कोई जगह, तो हर जी हर शब्द बोलने के बाद आपको सर हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे जी आपने जी। किसी भी प्रश्न का ऐसे उत्तर दिया है जहां पर आपको कुछ कॉमा लगाकर बोलना है, तो वहां पर यू तो आर सर मैं सर शेकिंग। नहीं हिलाऊंगा वहां से, हाँ, वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। आपको सर नहीं हिलाना है। थोड़ा सा डर आपके भीतर कम दिखा है, आपके भीतर थोड़ा सा डर दिखना चाहिए। आप अंदर से जी जी। बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट आपके बाहर जो है वो थोड़ा सा भय दिखना चाहिए। सर बताऊं, वैसे वो आपसे तो मैं इतना मतलब परिचित हो चुका हूँ सर, हाँ खैर, इसलिए आप बाकी सर हमसे वहां आ तो जाएगा। परिचित हैं, बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश करें कि जैसे इफ यू आर गोइंग टू सीक जॉब, जब आप किसी से कहीं पर कुछ मांगने जा रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट जो है वो है, सर वो हम समझते हैं कि रिस्पेक्ट है, पर वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी दिखनी भी चाहिए, डर के बाहर रूप में निकल के होनी आनी चाहिए सर, चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारी चीजें ठीक रही। अच्छा, उत्तरों में कई बार आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जहां तक मैं समझता हूं, ये जी जो जी है, जब आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तो डायरेक्ट जी क्वेश्चन का आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर दें, उसमें आप ये ना बताएं कि जहां तक मैं कह रहा हूं, या जी 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 अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा है, तो उस समय जी आप जी ये ना कहें कि मुझे 1 मिनट चाहिए या मुझे आधा मिनट चाहिए। ऐसी कोई भी जी बात जी आप जी। नहीं कह सकते। आप तो समय सर ले ये लें, कहते हैं मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। समय ले लें बिना बोले। आप समय लेना शुरू कर दें। अच्छा अब यहां पर अच्छा यदि एग्जामिनर अगले क्वेश्चन पे स्विच कर जाए, तो कोई बात नहीं, आप अगले अगले प्रश्न को उत्तर दें। या फिर एग्जामिनर के स्विच करने से पहले आप या तो उत्तर दे दें, या फिर बोल दें कि मुझे याद नहीं आ रहा है, या जो भी आप बोलना चाहें। सॉरी बोलने का प्रयास ना करें, बोलें कि इस विषय में मैं अभी ध्यान याद नहीं नहीं कर कर पा पा रहा रहा हूँ। हूँ सर। हाँ, ये इस प्रकार से उत्तर दें। सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई अपराध आपने नहीं किया है। प्राइमरी जी फैक्टर्स जो आपको देखने हैं, बॉडी शेकिंग कम हो जाए, बॉडी शेकिंग, बिल्कुल हाँ, सर। ठीक है। और कभी भी इस तरह से झुके नहीं कि आप सामने वाले की हर बात पे सहमत हो रहे हैं। जैसे देखिए, आप जॉब लेने जा रहे हैं, मैं निश्चित समझता हूं कि वहां पर एक फियर रहेगा, एक एंजाइटी रहेगी, और ऐसे में सामने वाले को आप बहुत प्लीज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा प्लीज करें, बहुत ज्यादा प्लीज नहीं करें। देखिए, प्लीज तो करना ही है, आपके भीतर क्या चल रहा है वो पूरा बाहर नहीं आना चाहिए। ये आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप सामने वाले को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बहुत नहीं हो कि आप, जैसे आप किसी की बात पे सहमत हो रहे हैं, जैसे हम अगर आपकी बात पे सहमत हो रहे हैं, तो हम आपसे बोल सकते हैं हाँ 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 बिल्कुल सही, हाँ हाँ, इतना नहीं। हाँ, आप सहमत हैं, हाँ, ठीक है, जी जी बोलते हैं, बिल्कुल सही बस बात है। जी बोल के, बस ये दो तीन चीजों पे आप बात करें। तैयारी आपकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, थोड़ा सा फेस वगैरह सही हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी, सब ठीक है। पानी पी बिल्कुल लीजिएगा सर, बीच बीच एक्चुअली में। में सर मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे अभी सर, जब ये रिजल्ट आया था ना उस समय हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ओके, दैट सर इज बिल्कुल ठीक है। इसलिए, हाँ इसलिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, गला सूख रहा था बीच बीच में। हाँ, बिल्कुल। ये जो प्रोसेस हो रही है कि होंठ सूख रहे हैं और आप उसको गीले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये ना करें। ये जब आप जी बहुत पास बैठे होते हैं तो ठीक नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से पहले से व्यवस्था करके रखें, ये ना होने पाए। जी बिल्कुल बाकी सर। सारी चीजें ठीक हैं, बाकी किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ उत्तर संतुष्टिजनक नहीं रहे, दो चार। हालांकि ये जी बहुत जी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। नहीं है। अगर दूसरे एस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, जैसे आपकी हिंदी पे बढ़िया कमांड है,
अच्छी जी पकड़ सर। रखते हैं आप, अच्छी उच्च कोटि की हिंदी बोलते हैं आप। जी सर। कन्वर्सेशन को जनरलाइज रखिएगा, ऐसी कोशिश ना करिएगा कि एग्जामिनर को ये लगे कि आप बहुत हिंदी में ही स्टिक हैं। आपकी जो बिल्कुल सर। लैंग्वेज है वो हमेशा ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आप हर चीज पे फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल स्विच इस कर सकते हैं, ठीक कन्वर्सेशन में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बातें हमने इंग्लिश में बोलना शुरू करी हैं, उन चीजों का उत्तर भी आपने हिंदी में ही शुरू किया है। ऐसा कभी ना है। करें। जी एग्जामिनर जो जी। बोल रहा है, कोशिश करें आप तुरंत अब सर दिखाएं जैसे कि मैं एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, ये जैसे आपका ही बिंदु है सर, तो जैसे आपने अभी बोला कि भाई रेस जुडिकेटा ये सब आप जैसे बोले, तो मैं इसको हम्म, प्राण्या न बोल के रेस जुडिकेटा ही बोल दूं वहां पे, है ना सर, ये आप हाँ, कहना चाह ऐसा रहे कर सकते हैं, या फिर इन चीजों को आप शुरू कर सकते हैं, जो जो चीजें बहुत क्लियर हो जाएं उनको आप शुरू कर सकते हैं, बट एग्जामिनर की टोन को फैमिलियर रखिए। बिल्कुल हैं? चीजें जी बदल मत देखिए, आपका जो इंटरव्यू लेंगे वो हाई कोर्ट जजेस रहेंगे, और बिल्कुल सर। वो लगातार लैंग्वेज की प्रैक्टिस में रहते हैं, एंड प्राइमरली इंग्लिश। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, एकदम सही बात। एकदम से कट मत कीजिए, मतलब ठीक है आप अपनी बात रखिए, बट एकदम से कट मत कीजिए कि उनको लगे कि आप बिल्कुल जटिल हिंदी में आना। देखिए, जटिल हिंदी जो आपका प्राकृतिक रूप है, इससे आपको विमुख कर देती है। तो ध्यान रहे कि आप चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करके बोलें। जब किसी स्टैंडर्ड, जैसे आपसे कोई परिभाषा बोली, आप इस परिभाषा में जो बढ़िया बोल सकते हैं वो बढ़िया बोलिए, बट जहां पर भी जनरल कन्वर्सेशन हो रहा है वहां पर हिंदी को बहुत ज्यादा डाल के ये दिखाने का प्रयास मत ना करें कि मेरी हिंदी में ही कमांड है। ये आपको ठीक है सर। मोनोटोनस कर देगा, ये ना होने पाए। बिल्कुल। बाकी ठीक सारी है सर। चीजें ठीक है। दो चार प्रश्नों के उत्तर गलत रहे, जैसे कि अरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू, अरियर ऑफ लैंड जी रिवेन्यू सर। में प्रोविजन आपने सेक्शन 60 बोल दिया, ये सेक्शन 147 है। अच्छा सर, मैं माफी चाहूंगा, इसको मैं नहीं, कोई देखूंगा कोई सर। बात नहीं, माफी माफी की कोई बात नहीं है। कुछ दो चार सेक्शन थोड़े से गलत हो गए, हालांकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो आपके बहुत स्पष्ट हैं, तो आपको जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज ये हो रही है मिस्टर वशिष्ठ, कि आपकी जी। प्रिपरेशन आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस दे रही है, और चेहरे पे कोई फियर नहीं है, थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा एक एक बनावटी बिल्कुल सर, आस्पेक्ट समझ मुझे गया आपकी चाहिए, बात, ये समझ गया सर। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ये चाहिए थोड़ा कि डर जरूरी है सर, बिल्कुल हाँ, सही थोड़ा बात सा है। दिखना चाहिए। एक्चुअली ये डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। द जी मोर यू द मोर यू आर अलाइंड, तो ये एग्जामिनर को ज्यादा रिस्पेक्टफुल दिखता है। देखिए वहां जी पर जी। उनको पता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा देकर पहुंचे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको आता नहीं होगा। अब जो चेक जी हो रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, तो अपनी सौम्यता सादगी बनाए रखें। बाकी ईश्वर ने जी आपको सर। बढ़िया बनाया है, ड्रेसिंग भी बढ़िया है आपकी, सब कुछ अच्छा है। तो पैनिक भी नहीं होना है और अनपैनिक भी नहीं रहना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सर बातें हैं, बस। है ना? हाँ, बिल्कुल सर। ये नॉर्मल है कि पैनिक हो। अच्छा, उत्तर देते समय आपकी बॉडी में इस तरह का मूवमेंट है, थोड़ा सा मूवमेंट ठीक है है, वो जिसको मैं आप समझ। नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं हम्म। होना चाहिए। और ये मूवमेंट ना हो, इसके इसका सबसे आसान तरीका है। ये नोटिस तो सर गुरु की आंखें ही कर सकती हैं, देखो मैं एक हम्म बात बताऊं, ये हम्म। स्वयं से पता नहीं चलता ये सब चीजें, बिल्कुल तो सर। आप क्या करें इसके लिए, आप बॉडी शेकिंग से हट पाए इसके लिए कुर्सी के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पे बैठें, और पीछे के हिस्से पे हम्म बैठेंगे तो आपकी कमर जो है वो टिक जाएगी, और अब आपकी बॉडी हम्म। शेक नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो बिल्कुल अगर सर। आप ऐसे टिक के एक बार बैठ गए हैं तो फिर शेक नहीं करेंगे आप, शांत बैठे, हम्म। सर को थोड़ा सा कम हिलाएं, बाकी ठीक है, नेचुरल एक्सप्रेशन रखें, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फ्रीज होके बैठ जाए, हालांकि आपके सामने जो जी सर। एग्जामिनर रहेंगे वो फ्रीज रहेंगे। आपका जो आपके सामने जो दी ऑनरेबल जजेस सिटिंग इन फ्रंट, वो बिल्कुल फ्रीज रहेंगे, वो ना तो कोई एक्सप्रेशन देंगे ना कोई बात कहेंगे। बहुत कम दशाओं में ऐसा होता है कि वो लोग मूव करते हैं। जैसे आपने पीएससी के बहुत मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे, उसमें एग्जामिनर कई बार हंसी मजाक भी करता है, पर यहाँ पर जो जी जी। आपका इंटरव्यूअर रहेगा, ये आपसे कोई भी हंसी मजाक नहीं करेगा, बिल्कुल स्टिल रहेंगे वो। बहुत कम दशाओं में कोई कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जहां पर हो, बट एज अप टू व्हाट आई हैव सीन, तो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि वो बिल्कुल स्टिल रहते हैं, और उनका स्टिल रहना आपको और नर्वस करता है। भाई हम्म। कोई यदि व्यक्ति आपसे बात करे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ये चीजें फैमिलियर हो जाती हैं, पर दे जस्ट रिमेन स्टिल, तो वो और नर्वस करता है।
एक एक पैटर्न चला था बीच में, एक क्वेश्चन पूछने का, जिसको ये लोग कहते हैं फायर, क्या कहते हैं वो, समथिंग, रैपिड फायर, रैपिड हाँ फायर रैपिड। समथिंग। सो दैट पैटर्न इज नॉट इन लाइट। कभी किसी से पूछा जी जी होगा तो उस विषय में बहुत ज्यादा आपको जाना नहीं है। थोड़ा बहुत जो काम के सेक्शन है वो बता रहे हैं, फंडामेंटल आपके बहुत क्लियर है, ये बहुत बढ़िया बात है। उत्तर जो है वो लगभग लगभग ठीक है आपके। इसमें आपको जी जी बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बस किसी बात पे ओवर अग्री नहीं करना है। और बिल्कुल जहां सर। तक ये जो कुछ कुछ शब्द हैं जो आपकी प्रैक्टिस में है, जैसे जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये ना बोलें, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। सीधे उत्तर पे आए और उत्तर शांति से दे दें। ये बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि जैसे कुछ कुछ चीजें हैं कि है ना, बीच में कई बार आपने बोला है ना, है ना। ये इस कन्वर्सेशन को एक बार देखिएगा। ये कन्वर्सेशन एज up to what I am concerned, I was not that much comfortable in the conversation because of language barrier, आप समझते हैं। बिल्कुल बट बाकी सब बिल्कुल। कुछ ठीक रहा, ओवरऑल हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ठीक है सर बस। मैं मेरे दो तीन प्रश्न अगर आपसे पूछ हाँ सकूं तो हाँ, सर बोले मेरे को बोले, समय बिल्कुल बिल्कुल बोले, बिल्कुल। सर, एक सर मेरी जैसे अभी एलएलएम परस्यूइंग अवस्था में है, मत मेंशन क्रिमिनल कीजिए, लॉ में। मेंशन मत कीजिए, नहीं जी जी मेंशन मत कीजिए। आपने ठीक आपने है सर। फॉर्म में तो इस विषय में कुछ लिखा नहीं है अभी नहीं सर, क्योंकि तो। परसुएंट इसलिए मैंने नहीं लिखा इस विषय में। हाँ, पर यहाँ पर एक गैप आता है कि आपका ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट हुआ है। कब कब कंप्लीट हुआ जी है? जी तो यहाँ बिल्कुल से सर, 2016। 6 साल का गैप हो गया है। इसको जी कैसे जी जी जस्टिफाई करेंगे? सर, मैं इसीलिए एलएलएम का सर बताना चाह रहा था कि मेरी एलएलएम अभी परस्यूइंग अवस्था में है सर। और सर मैं क्रिमिनल में थोड़ा इंटरेस्टेड भी हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ काफी लंबे समय से, तो मुझे ऐसा लगता है सर उत्तर मैं दे दूंगा अगर वो ऐसा कुछ पूछते तो हैं। एलएलएम के विषय में फिर नए प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे, उसकी तैयारी है? हाँ सर, मैं उसके लिए सर रोज पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे मैंने 1.5 घंटे अलग से समय दिया है सर उसके लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा, आप ये भी बोल सकते हैं कि बीच में ये जो महामारी फैली, जिस वजह से कोविड का सर, ये बिल्कुल सब, हाँ, बिल्कुल। ये सब स्थितियां रही, तो ये हम्म। भी बता सकते हैं। बाकी सारी ठीक है चीजें। जैसे जुडिशरी में आने वाला जो उत्तर है वो सीधा आपके जी जी रिज्यूमे से साफ साफ समझ में आता है। आप सीधा बोल सकते हैं कि बिल्कुल। मैं इस बात से प्रभावित था। एंड जी जी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को लेकर भी बिल्कुल ये सर। बढ़िया है, सुरक्षित है। बिल्कुल ये सारी चीजें जो बिल्कुल सोशल स्टेबिलिटी वगैरह हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें बोल सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। जी जी। बाकी सब कुछ ओवरऑल इट्स सर गुड। आपके, मेरा एक अंतिम प्रश्न है सर, 50 में से आपको क्या लगता है मैं किस कैलिबर का स्टूडेंट हूँ जो सर वहां गेन कर लूंगा, मतलब पचा अगर एक गुरु एक्चुअली का अनुमान देना। एक्चुअली दिस ये जो प्रश्न है आपका, इसको इस तरह से इसका उत्तर देना उचित नहीं है। किंतु जी जी फिर जी भी हमारे हिसाब से लगता है कि बोर्ड आपको कम से कम 30 नंबर देगा। जी कम से सर कम बिल्कुल। 30 नंबर बोर्ड आपको देगा, हमको ऐसा लगता है। तो अरे सर इस, बिल्कुल आभार। है ना, आपको देखकर लगता है जो जिस मैच्योरिटी की आवश्यकता है वो झलक रही है। बढ़िया है, व्यवस्थित व्यवस्थित है सारी सर चीजें। फादर के कंसर्न में भी वो पूछ सकते हैं कि भाई वो जब इतनी ऐसी सेवा में है तो आपको उस ऑप्शन पे जाना चाहिए था, ये वो बिल्कुल बोल बिल्कुल, सकते हैं ये सर। यही से तो बात शुरू हुई थी कि हालांकि जी जैसे अगर आप लॉ करते हैं तो लॉ के बाद आप जी अपनी चीजों को कुछ अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो आप सीधा इसका जी उत्तर दे दें कि मेरा जो रुझान था वो इसी तरफ था, और मुझे ये चीज सर बहुत। वो सिविल जज आवास वाला भी एक अच्छा उत्तर है सर, वो हाँ, प्रैक्टिकल ये उत्तर है बहुत वो। बढ़िया हाँ उत्तर है, ये हमने आपके रिज्यूमे में सबसे पहले देख लिया था। तो ये जो आपका हम्म, सर्विस में जाने का प्रयास है, जी ये इसको सीधा जी जस्टिफाई बिल्कुल करता है। जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, ये उसके लिए बहुत उचित उत्तर है। वो तो एग्जामिनर देख के ही समझ जाएंगे, ये बात हमने भी नोटिस करी थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपका जो एकेडमिक्स है उसमें कोई राइज एंड फॉल नहीं है कि कभी बहुत ज्यादा रहा कभी बहुत बिल्कुल। कम रहा, हाँ कंसिस्टेंट है। हाँ बस ये बिल्कुल। जो ग्रेजुएशन है इसमें आपके परसेंटेज 60 की लाइन में चले गए। हालांकि सर ये हमारे यहाँ सर मैं आप हाँ देखेंगे हाँ हाँ, लगभग ये 60 भी मार्क्स देख तक तो लिया गोल्ड हमने, मेडल आप मिल गोल्ड जाता है सर। मेडलिस्ट हैं तो ये भी बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया है। जैसे जी जी अब गोल्ड मेडलिस्ट ही है तो हाईएस्ट स्कोर तो इतना ही है, वो समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और कोई कमी नहीं है, बस गॉड ब्लेस यू। अरे सर अब बस आपने इतना मेरे लिए आज इतना ईश्वर अमूल्य आपकी समय दिया मदद है सर। करे और बाकी सब बढ़िया है, इसमें अब कोई कमी नहीं सर, नहीं है। आपने मेरे लिए बहुत अमूल्य समय दिया है सर, मैं आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सर एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं किस लेवल का व्यक्ति हूँ ये आपको बताना चाहता हूँ सर। 1 मिनट सर, मैं इसको देखो आप स्विच करके। आप सर, ये मेरा पढ़ने का रूम है, देखिए सर, मैं आचार्य चाणक्य की ये प्रतिमा देखो सर सामने लग रही है, ये वाला। अखंड तो मैं भारत सर के गुरु महान का बहुत, शिल्पकार।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मैं मतलब गुरु के मन में मेरे लिए हमेशा से बहुत श्रद्धा रहती है, और सर आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा सर, मैं किसी भी स्थिति में, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत भाव से कह रहा हूँ सर ये बात। आपने मेरे लिए इतना त्याग किया सर, इतना समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ सर, इसका दिल नहीं से बहुत आभारी हूँ। ठीक है, वी विल वर्क ऑन दैट। काफी समय से बातचीत हो रही थी इस विषय में। ठीक है, बाकी बिल्कुल सर। जो भी रूटीन बताया था आपको वो आपने फॉलो किया है, चीजें ठीक रही हैं? बिल्कुल सर, योग करना मैंने शुरू कर दिया और वॉक करना मैंने शुरू कर दिया अच्छा, था सर। वॉक वाज मोर इम्पोर्टेंट। वॉक, द मॉर्निंग बिल्कुल वॉक सर, गिव्स यू अ होल लॉट ऑफ रिलीफ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल 30 तैयारी मिनट अच्छी है। तक। थोड़ा सा ब्रशअप करते रहिए, बस बिल्कुल शेकिंग पे सर। आपको काम करना है, और जी ओवर जी। अग्री किसी चीज पे नहीं होना है। ठीक है अगर सर। समय रहा तो हम लोग एक दो बार इस विषय में और बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। मीडियम का डिफरेंस आ रहा है, बट बिल्कुल दैट सर। इज फाइन। चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक बिल्कुल। केयर, गुड लक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, गुड लक। सर। ओके।